हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन से जीएसटी लागू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 101 संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी को लाने के लिए। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय को जीएसटी ढांचे में व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की है ताकि अनावश्यक प्रक्रिया और अनावश्यकताओं को पहचान की जा सके और उन्हें समाप्त किया जा सकते। लोक लेखा समिति क्या है? यह एक संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। यह सरकार के राजस्व एवं व्यय लेखा परीक्षण करने तथा इस पर सार्वजनिक पब्लिक अकाउंट में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वित्त मंत्रालय को कौन कौन सी सिफारिश दिया गया लोक लेखा समिति के द्वारा? पहला दिया गया कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान कराया जाए, मतलब उसकी आवृत्ति है कम किया जाए। जो जीएसटी रिटर्न फाइल होती है उसे कम किया जाए और उसे सुलभ बनाया जाए। दूसरा है कि छोटे व्यवसायियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए जिससे करदाताओं पर बोझ कम हो। तीसरा है फाइलिंग के प्रत्येक चरण में करदाताओं को स्पष्ट मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करनी चाहिए कि जहां पे भी कठिनाई हो रही है फाइलिंग करते समय वहां पे उसे हेल्प मिले। तीसरा है कि पारदर्शिता रिफंड प्रसंस्करण प्रणाली, अर्थात जो रिफंड जीएसटी रिफंड प्रक्रिया है उसे पारदर्शिता एकदम ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और उसे आसान करना चाहिए। अगला दिया गया करदाताओं की अपनी समस्या बताने और त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के लिए भी सिफारिश की है लोक लेखा समिति वित्त मंत्रालय को। वही देखते हैं जीएसटी को कब लागू किया गया। जीएसटी क्या है? ये घरेलू उपभोग के लिए भारत में बेची जाने वाली अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं पर, गुड्स और सर्विस पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रणाली से याद रखेंगे। यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रणाली है और ये आदर्श वाक्य है इसका, एक राष्ट्र एक बाजार एक कर। इसे लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2017 को, जिसे 2016 में 101 संविधान संशोधन के द्वारा पारित करने के बाद किया गया। वही इसके आर्टिकल देखते हैं। 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल है जीएसटी से संबंधित। पहला अनुच्छेद 246A, ये जीएसटी को लागू करने के लिए, इससे जीएसटी से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को एक शक्ति प्रदान करता है 246A। वही अनुच्छेद 269A है, ये अंतरराज्यीय जीएसटी के निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करता है। उसके बारे में कहता है आर्टिकल 279A, ये जीएसटी परिषद जो जीएसटी काउंसिल है उसकी स्थापना की बात करता है। तो 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो जाता है, इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, मसाई ट्राइब्स, जो मसाई लोग हैं वो पारंपरिक रूप से किस लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा यह पशुपालन और मवेशी पालन के लिए जाना जाते हैं। ये अफ्रीका देश। जानते हैं मसाई ट्राइब्स के बारे में कि न्यूज में क्यों है। तंजानिया में मसाई जनजाति अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी भूमि उनसे छीन ली जाएगी और उनकी पारंपरिक जीवन शैली नष्ट हो जाएगी। मसाई क्या है? मसाई ट्राइब अर्ध खानाबदोश पशुपालक है। खानाबदोश उसे बोलते हैं जो अपने एक जगह से दूसरे जगह अपने निवास को बदलते रहते हैं, उसे बोलते हैं खानाबदोश। अर्ध खानाबदोश पशुपालक और पूर्वी अफ्रीका के सबसे प्रमुख स्वदेशी समुदायों में से एक है मसाई ट्राइब्स। वे माँ भाषा बोलते हैं जो नाइलो सहारा भाषा परिवार की पूर्वी सूडान शाखा की एक भाषा है। ये निवास कहाँ पाए रहते हैं? ये तंजानिया और केन्या में रहते हैं, विशेष रूप से ग्रेट रिफ्ट घाटी जो वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली और अर्धशुष्क सवाना इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे घास के मैदान है। स्वाभाविक सी बात है, इनकी जीवन शैली पशुपालन पे ही आधारित है, तो जहाँ पे घास के मैदान होगी, जहाँ पे हरियाली होगी और पानी की व्यवस्था होगा, वहीं पे ये निवास करते होंगे। इनकी विशेषता के बारे में जानते हैं कि अपनी विशिष्ट पोशाक, यहाँ पे देख सकते एक तरह का इनका अलग ड्रेस होता है मसाई ट्राइब्स का, एक विशिष्ट पोशाक के लिए जाने जाते हैं और मनके में काम और युद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये एक योद्धा भी होता है। मोरान ये एक शब्द है जिसमें साहस, सहनशक्ति, जनजातीय अनुशासन विकसित करने के लिए बुश प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, इसे बोलते हैं मोरान। मोरान बोलते हैं जो 14 से 30 वर्ष की आयु के युवा को मोरान बोला जाता है। समाज यहाँ का सामाजिक जो है पितृतात्विक, जो पितृवंशीय है, मतलब जो होता है मांस, दूध और रक्त के लिए पशुधन पर निर्भर है, मुख्यतः गाय, भेड़, बकरी पर। पारंपरिक मसाई चरवाहे अपने सांस्कृतिक आहार के भाग के रूप में रक्त का भी सेवन करता है, जो ब्लड होता है जानवरों का, मवेशी का, उसका भी सेवन करता है मसाई ट्राइब्स। ट्रांसह्यूमन्स का अभ्यास, अर्थात वर्ष भर चरागाह और पानी के तलाश में घूमते रहते हैं, इसीलिए इसे खानाबदोश कहा जाता है। कभी यहाँ तो कभी वहां अपना जगह बदलते रहते हैं। वे मिट्टी, गोबर बनने घरों और कांटेदार बारों वाले गोलाकार बारों में भी रहते हैं। इस तरह है मसाई ट्राइब्स के बारे में जान गए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाग मिसाइल सिस्टम निमस किस प्रकार के युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही जवाब यह एंटी टैंक मिसाइल है। नाग मिसाइल जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने
नाग मिसाइल सिस्टम नामिस और 5,000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए के सौदे का हस्ताक्षर किया है, जो भारत के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नामिस का ये ट्रैक्ड वर्जन, ये थर्ड जनरेशन है। फायर एंड फॉरगेट मतलब मारो और भूल जाओ, जहां पे टारगेट करोगे वहीं पे जाके लगेगा, इसलिए बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक प्रणाली है जिसे भारतीय सेना के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा और खरीदा किसे जाएगा, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से इसके माध्यम से खरीदा जाएगा। और ये भारत सरकार का ही उपकरण है जो वर्ल्ड, अगला सवाल है कौन सा संगठन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 2025 प्रकाशित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ZN समूह के द्वारा यह प्रकाशित हुआ 2025 का ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो इसका 37वां संस्करण 2025 में है, इसमें टॉप में से कौन शहर है। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 2025 के 37वें संस्करण में भारत में इसे टॉप पे स्थान पे रखा गया। भारत के शीर्ष स्थान इसे प्रदान मिला है। 37वें जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स है, ये विश्व भर में 119 वित्तीय केंद्रों के लिए भविष्य की पारदर्शिता और मूल्यांकन और रैंकिंग प्रदान करता है। ये 133 वित्तीय केंद्रों पर शोध करता है, रिसर्च करता है, जिसमें से 119 मुख्य सूचकांक में शामिल करते हैं। समग्र रैंकिंग क्या है, गिफ्ट सिटी जिसमें देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, 46वां स्थान दिया गया है। मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड स्तर पर 46वां स्थान दिया गया है और भारत का वो टॉप स्थान, भारत में नंबर 1 पे दिया गया। वही मुंबई को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है और दिल्ली को 60 स्थान। तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे अच्छा रैंक मिला है गुजरात का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है उसको मिला है। वर्ल्ड रैंक में कौन सा शीर्ष स्थान पे, न्यूयॉर्क जो है सबसे टॉप पे है, जबकि लंदन दूसरे स्थान पे है, हांगकांग सिंगापुर से आगे तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वही ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स के बारे में जानते हैं, ये क्या है और इसे कौन जारी करता है। जो शेंजेन स्थित चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और लंदन स्थित ZN पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता है और जारी किया जाता है। पहली बार 2007 में सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। यह पहली बार कब हुआ था, 2007 में। ये प्रत्येक साल वर्ष में 2 बार प्रकाशित होता है, मार्च और सितंबर में ये प्रकाशित होता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स रिपोर्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो वो है एलन मस्क। ये 2025 का है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन में एलन मस्क आया है 2025 में। वही देखते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार चीन का शहर शंघाई मुंबई को पीछे छोड़कर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया। मतलब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ है, तो चीन के शहर शंघाई में। पहले मुंबई था, अब शंघाई में हो गया। वही एचसीएल टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर जो भारत की है, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। इसे भी याद रखेंगे, रोशनी नादर। भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक अरबपतियों वाले देश के रूप में अपना स्थिति बरकरार रखा है। मतलब सबसे ज्यादा है अमेरिका में है, चीन में, तीसरे नंबर पे है भारत। दुनिया का टॉप 10 कंट्री में सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है और इसका कुल संपत्ति है 8.6 ट्रिलियन रुपीज। समझ रहे हैं ना, 8.6 ट्रिलियन रुपीज है इसका कुल संपत्ति। वही दुनिया के अरबपतियों की कुल संख्या कितना है, 3,442। आप सोच सकते हैं पूरे दुनिया में 8 अरब 800 करोड़ जो है जनता है, पॉपुलेशन है, और उसमें से सिर्फ 3,442 जो है अरबपति है दुनिया में। पूरे दुनिया की संपत्ति का 75% जो हिस्सेदारी सिर्फ 3,000 लोगों में है, बाकी 25% में बाकी का पूरा जनता है, पूरा लोग है दुनिया का। तो ये दिखाता, इनइक्वालिटी भी दर्शाता है। ये रिपोर्ट एक इनइक्वालिटी को भी दर्शाता है, किस तरह एक अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इस रिपोर्ट से ये भी समझ सकते हैं। जारी कौन करता है, शंघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया जाता है। 2025 का यह 15वां संस्करण है, इसे याद रखेंगे, यह 15वां संस्करण है। रिपोर्ट में कौन कौन से बातें दी गई है, अमेरिका में 870 अरबपति है, जबकि चीन में 823 है। अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत में अरबपति की संख्या 284 है। भारत में अरबपति की कुल संपत्ति 98 ट्रिलियन है। लगभग पूरे भारत के जो जीडीपी है उसका 1/3 है। और इतना ज्यादा मतलब संपत्ति है अरबपतियों के पास कि जो सऊदी अरब का जीडीपी है उससे भी अधिक भारत के मात्र 284 आदमी के पास संपत्ति है। इनइक्वालिटी को यहाँ मतलब बेहतर एग्जाम्पल भारत का है।
वही एलन मस्क अमेरिका का जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है। वह टेस्ला स्पेस का मालिक है, इसका $420 बिलियन है। वही अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर दुनिया की सबसे अरबपति और राजधानी बनकर उभरा है। अब मुंबई पिछले वर्ष चीन की राजधानी बीजिंग को पछाड़कर एशिया की अरबपति राजधानी बनी थी और इस वर्ष मुंबई का स्थान मिला है तीसरे स्थान पे, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए कल करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रशिक्षण कहाँ किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा यह चांदीपुर में किया गया, उड़ीसा के तट पे। अगला सवाल है प्रचंड प्रहार 2025 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है सोर्स एक्स इंडिया के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा संगठन कर रहा है। तो इसका कर रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसका मेजबानी किया जा रहा है। अगला सवाल है सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये पटना में इसका आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया बन गया है और साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी 9वां मेंबर बन चुका है। अगला सवाल है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा पम्बम ब्रिज, जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।